कैसे आप लोग फंक्शन में अब आगे स्टार्ट करता हूँ। टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर मैं आपके सामने डिस्कशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने पास जो फंक्शन होता है उसका क्लासिफिकेशन किस टाइप से होता है। जैसे ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ये सारा फंक्शन होता है वो आइलेट के ऊपर परफॉर्म करता है। यहाँ पे आइलेट से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लोगेरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, अब है ना इसके अंदर अपन दो टाइप के क्लासिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। पहले ही फंक्शन के अंदर दो टाइप के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, वो टू टाइप, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो ये अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा वो अपना यहाँ पे प्लेस लगवा लेता है, अलजेब्रिक अलग हो जाता है और बाकी जो बचे कौन कौन बचे, इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स जैसे। फिर लोगरिथमिक, लोग वाले, ये अपने एल्जेब्रिक अलग होता है, बाकी सब एक साइड चले जाते हैं, मतलब एल्जेब्रिक अलग हो जाएगा। फिर ट्रिगो, ट्रिगो फंक्शन, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होते हैं ई टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स वाले, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे ब्रीफ के अंदर, ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, आइलेट में एल्जेब्रिक अलग हो गया, बाकी जो है, बाकी ये कौन कौन से बचे, आइलेट, ई, मतलब ये अलग हो जाते हैं। इन सब को मिला के इस पूरी प्रजाति को ट्रांसडेंटल बोला जाता है, ट्रांसडेंटल फंक्शन। इसका मतलब फंक्शन अलग हुए किस किस पार्ट में, एक तो एल्जेब्रिक में हुए और एक ट्रांसडेंटल में हुए। ट्रांसडेंटल कौन कौन से होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फंक्शन के दो क्लासिफिकेशन हुए कौन कौन से, एक तो एल्जेब्रिक हुआ, एक ट्रांसडेंटल हुआ। ट्रांसडेंटल में वो चारों पार्ट आ गए और ट्रांसडेंटल यहीं खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में एल्जेब्रिक जो होता है उसके 4 पार्ट हो जाते हैं। एल्जेब्रिक के 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन ये अलग हो जाता है। फिर पोलिनोमियल के बाद में एल्जेब्रिक में से एक रेशनल फंक्शन अलग हो जाता है, रेशनल फंक्शन अलग हो जाता है। फिर एक इरेशनल फंक्शन अलग हो जाता है, फिर एक आपका इरेशनल फंक्शन अलग हो जाता है। ठीक है, और फिर आपका एक जो है वो पीस वाइज, पीस वाइज फंक्शन अलग हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन के 2 पार्ट हुए, एक तो एल्जेब्रिक, एक ट्रांसडेंटल। ट्रांसडेंटल फंक्शन कंटेन logarithmic function, inverse trigonometric function, exponential function and trigo function, and other algebraic contain 4 part, rational function, irrational function, polynomial function and piecewise function। पीसवाइज का मतलब डिफाइन फंक्शन होता है एक तरीके से, इसके ऊपर भी अभी अपन चर्चा करेंगे। फिर ये अपनी प्रजाति यहीं ख़त्म कर देते हैं, लेकिन पीसवाइज अपना अलग घर बनाता है और इस पीसवाइज के पार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहला होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में अपन ब्रीफ में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर उसके बाद में पीस वाइज फंक्शन का दूसरा पार्ट बनता है, वो होता है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका दूसरा पार्ट बन जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसको अपन बोलते हैं
एफ पी एफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। फिर थर्ड जो बनता है इसका, वो बनता है सिग्नम फंक्शन, जिसको अपन SGN XB बोलेंगे। थर्ड पार्ट इसका क्या बन जाता है, सिग्नम फंक्शन बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद में एक जो पार्ट होता है वो ये खुद पीस वाइज होता है, ये खुद पीस वाइज फंक्शन होता है। इस तरीके से ये डिफाइन फंक्शन अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस टाइप से अपने पास फंक्शन बन जाते हैं, ठीक है। और इनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है मॉडुलस फंक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन जिसको मोडेक्स बोलते हैं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसे बोलते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे बोलते हैं। पीस वाइज एक डिफाइन फंक्शन होता है जिसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का क्लासिफिकेशन आपके सामने रिप्रेजेंट करा। रिप्रेजेंटेशन में अपन ने क्या देखा कि फंक्शन होता है, उसमें आइलेट से बना होता है, उसमें ट्रांसडेंटल और एल्जेब्रिक अलग हो जाते हैं। ट्रांसडेंटल में 4 पार्ट होते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद में एल्जेब्रिक जो है 4 भागों में बढ़ जाता है, पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल और पीस वाइज। फिर पीस वाइज अपने 5 टुकड़े करवाता है, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और पीस वाइज। पीस वाइज का मतलब यहाँ डिफाइन फंक्शन होता है जिसमें 2-3 फंक्शन से मिला हुआ पार्ट बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफाइन फंक्शन बोलते हैं। तो पूरी जो फंक्शन की समरी है वो इसी टेबल के ऊपर बेस है। तो इस टेबल के ऊपर अब आगे आने वाले लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, सिग्नम, पीस वाइज सब के बारे में अपन पढ़ने वाले, अलजेब्रिक, पॉलिनोमियल सब के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको पहले पीस वाइज से यही इंट्रोड्यूस करवा के मैं पीस वाइज को कंप्लीट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अपन इसके ऊपर आगे आते हैं। जैसे अपने पास एक एग्जांपल से पीस वाइज फंक्शन या डिफाइन फंक्शन का एक एग्जांपल देता हूं और आपको इससे कुछ बातें निकलवाता हूं। जैसे fx है, यहाँ पे अपने पास x है जब x ग्रेटर देन 0 है, फिर x + 2 है जब x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 है। ऐसे कोई फंक्शन मैंने ले लिया और फिर है लेस देन 2 है ये, और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ इक्वल लगा देते हैं, यहाँ भी इक्वल लगा देते हैं, और यहाँ पे है 3x। उसने बोला है अपने को कि ये एक डिफाइन फंक्शन हो गया, तो उसने ये बोला है कि एट x = 5 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है। अब अपन यहाँ से बोलेंगे 2 से ग्रेटर है, इसका मतलब 2 से ग्रेटर वाले में सब में इसका आंसर कितना आने वाला है, 3x आने वाला है, ठीक है। ऐसे हो गया। तो इस तरीके से अपन इस डिफाइन फंक्शन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफाइन फंक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करा है। अब मैं आगे आता हूँ। सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन को अपन पढ़ने वाले हैं। अपना जो फर्स्ट टॉपिक है अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग डालेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन अर्थवर्म जैसा होता है, जैसे केचुआ होता है वैसा होता है। जैसे ये कैसा होता है, देखिए fx = ऐसे होता है, a0 x⁴n प्लस a1 x⁴ कम हो जाएगी, फिर a2 x⁴ एक और कम हो जाएगी। ऐसे कम होते होते लास्ट के अंदर x की कोई पावर नहीं बचेगी, और इससे पहले वाले टर्म में अगर यहाँ पे n है तो यहाँ n-1 होगा, तो x की पावर सिंगल बचेगी। तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसके अंदर भी बनते हैं इवन पॉलिनोमियल और ओड पॉलिनोमियल। ओड पॉलिनोमियल की रेंज जो है r होती है, ठीक है। अब यहाँ पे
ये पोलिनोमियल फंक्शन बन गया है। अब इसके अंदर ये a0 a1 ये सारे रियल नंबर होते हैं। इसके अंदर दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो इवन पोलिनोमियल फंक्शन और दूसरा पार्ट हो जाता है ओड पोलिनोमियल फंक्शन। ये ओड पोलिनोमियल फंक्शन है जिसमें x की पावर 3, 5 ऐसी आएगी मैक्सिमम वाली। उसका रेंज ऑलवेज r होता है। किसका? ओड पोलिनोमियल फंक्शन का रेंज हमेशा रियल नंबर होता है। मतलब क्या होता है? -∞ से क्या होता है? +∞ होता है। ठीक है, ये आपकी ओड और इवन में क्लासिफाइड कर सकते हैं अपन, जिसमें मैक्सिमम पावर जो होगी वो इवन होगी तो वो इवन पोलिनोमियल और ओड होगी तो वो ओड पोलिनोमियल में गिना जाएगा। अब जैसे मैं आपको ना 3 टाइप के, वैसे नॉर्मली मैं लीनियर पोलिनोमियल, फिर मैं आपको क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर मैं आपको क्यूबिक पोलिनोमियल, 3 के ग्राफ बना के बता रहा हूं। ठीक है, क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लीनियर का ax + b होता है। इसका लाइन ऐसा होता है जो एक भी बार नहीं मुड़ा, जो लाइन एक बार भी नहीं मुड़ा है। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता है और इसका इक्वेशन ऐसा होता है y = ax² + bx + c। ये लाइन थी, उसको ऐसे घुमा दिया, मतलब ये एक बार मुड़ गई, तो ये एक बार मुड़ा। अब क्यूबिक का ग्राफ जो होता है y = ax, आपने बनाया भी होगा ax³ + bx² + cx + d। आपने क्यूबिक वाला ग्राफ ऐसे बनाया भी होगा, जैसे ऐसा ग्राफ होता है। तो ये एक बार मुड़ गया और 2 बार मुड़ गया, 2 बार मुड़ा, मतलब क्यूब है तो 2 बार, 4 पावर है तो 3 बार मुड़ेगा, अगर 100 पावर है तो 99 बार मुड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आप कितनी बार मुड़ेगा ये आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितनी बार मुड़ रहा है इसका अपन पता लगा सकते हैं। 99 पावर है तो 98 बार मुड़ेगा। ये जो मुड़ने से रिलेटेड है, ये बात भी आपके दिमाग में फैल जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आप है ना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर ही कुछ रिप्रेजेंटेशन देता हूँ आपको। जैसे कुछ रिप्रेजेंटेशन क्या हैं वो आप देखिए। जैसे मेरे पास फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, जैसे fx = अपने पास है ax² + bx + c, 2 पावर है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका a जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है, वो इसको लीड कर रहा है, इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब इस fx को पता है क्या लिखेंगे, इसके अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट होंगे, अल्फा और बीटा रूट्स होंगे, इसके अल्फा और बीटा इसके रूट्स होंगे। तो अपन इसको fx को लीडिंग कोफिशिएंट लगाएंगे, फिर x - अल्फा और x - बीटा लिखेंगे। अगर ये आपका 3 डिग्री इक्वेशन होता, ax² + bx + c ax³ + bx² + cx + d होता, तो इसके 3 रूट होते अल्फा, बीटा और गामा। तो अपन इसको कैसे लिखते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट तो लगाते हैं और इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में a × x - अल्फा, x - बीटा और x - गामा लिखते हैं। ऐसा लिखने का टेक्निक है। फिर c, अगर ये बहुत सारे होते, fx = ax का पावर n + b x का पावर n - 1 और ये चलता जाता, और यहाँ पे इसके अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2 ऐसे कुछ होते रूट्स। तो अपन इसको fx को क्या लिखते? a ×
x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स अल्फा जीरो, अल्फा वन, और ऐसे बहुत सारे होते हैं, वहाँ तक लिखते। तो ऐसे अपन इसको बना सकते थे। तो ये आपको लिखने का फॉर्मेट भी आना चाहिए, किस टाइप से अपन लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं आपके सामने। अभी आपको एक इसी के अंदर जैसे आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल में ही चल रहे हैं अभी, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल के अंदर अपना कोई फंक्शन था 5x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 3। तो अगर ये सारा खत्म हो जाता और यही बचता, इसमें x नहीं होता, तो अपन इसको किस नाम से पुकारते? कांस्टेंट फंक्शन के नाम से पुकारते। कांस्टेंट फंक्शन भी एक पोलिनोमियल फंक्शन का ही पार्ट होता है। तो अपन कांस्टेंट फंक्शन के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी पोलिनोमियल फंक्शन फर्स्ट नंबर पे आ गया। अभी वैसे इसको सेकंड नंबर पे डाल देंगे। सेकंड नंबर पे अपने पास आ गया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो होगा वो f(x)=c होगा, मतलब इसमें x का कोई टर्म नहीं होगा। इसमें आप x की जगह कुछ भी भरो, आपका आंसर क्या आएगा? c आएगा। मतलब आप x की जगह कुछ भी भर सकते हो। तो इसका डोमेन जो होगा वो तो R होगा, और इसका रेंज जो होगा वो ओनली एक ही एलिमेंट होगा, वो c होगा। जैसे मैं ग्राफ बनाऊं, इसको मैं fx को y लिखूं तो y=c, y=c जैसे मेरे को यहाँ मिला, तो डोमेन तो पूरे एक्स एक्सिस पे फैल गया। तो एक्स एक्सिस पे जो फैला वो तो डोमेन हो गया, लेकिन रेंज में केवल एक ही पॉइंट मिला, तो वो अपना क्या हो गया? सी हो गया। ओनली सिंगल पॉइंट अपने को मिलेगा। जैसे ये अपना कांस्टेंट फंक्शन हो गया है। अभी मैं कांस्टेंट फंक्शन के अंदर कुछ बातें आपको और बताता हूँ। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल से लेते हैं। एग्जाम्पल है f(x)cos² प्लस साइन का पावर 4x अपॉन अपने पास है cos का पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x, और अपने को फाइंड करना है f 2021। ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पहले तो बात ये पता करें कि ये कांस्टेंट है या नहीं है। तो अपन इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए मैं काम करता हूं, यहाँ पे जैसे ये cos² है, इस साइन की पावर 4 को मैं 1 माइनस cos² का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये cos की पावर 4 है ही, इस साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस cos² लिख देता हूँ। तो ये cos² हो गया, ये +1 प्लस cos की पावर 4 माइनस 2 cos² हो गया। ऐसे ही नीचे cos की पावर 4 प्लस 1 माइनस cos² हो गया। अब देखिए ध्यान से, 1 है, cos की पावर 4 है, और प्लस cos² माइनस 2 माइनस cos² बचा, और नीचे भी आपका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, cos की पावर 4 आ रहा है, माइनस cos² आ रहा है। ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब f(x) का वैल्यू आपका 1 आ गया। अब इस x की जगह आप कुछ भी भर दो, आंसर तो क्या आना है? 1 आना है। इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन था, तो आंसर वही आना है जो उस फंक्शन का वैल्यू होता है। अगर इसका वैल्यू 5 होता तो हमारा आंसर 5 आता है। x की जगह कुछ भरने की जगह ही नहीं थी, तो अपन भरते क्या? ठीक है, तो ये बन गया अपना। अब और जो है अपन जानकारी लेते हैं कई बातों के बारे में। उसके बाद में अपन आते हैं थर्ड पे, आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें y=x होता है, जिसमें केवल x बचता है। ये भी पोलिनोमियल फंक्शन का ही एक पार्ट होता है। तो अभी अपन आइडेंटिटी फंक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड नंबर पे अपन देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसको अपन f(x) या y=x बोलते हैं। f(x) का मतलब y होता है, तो इसको अपन y=x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपना कांस्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, y=x है, तो इसका डायग्राम जब बनाएंगे तो ये 90 डिग्री ये ओरिजिन से जाएगी, और यहाँ पे 45 डिग्री बनाएगी। ये y=x वाली लाइन है। ठीक है, इसमें अगर आपने जो रखा वही y और x सेम है, इसका मतलब जो इसका डोमेन होगा वही इसका क्या होगा? रेंज होगा। ये ओड पोलिनोमियल है, 1 पावर है, इसका मतलब इसका रेंज r होगा। इसका रेंज क्या होगा? ओड पोलिनोमियल के कारण रेंज क्या हो गया? r हो गया। तो r ये x y के इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा?
डोमेन भी क्या हो जाएगा इसका, जो आप पुट करोगे वो भी आर होगा। इसका मतलब डोमेन और रेंज दोनों इसके क्या होते हैं, आर होते हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट जो है अपन या तो इसको आई ए आई बी ऐसे, आई ए या आई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ छोटा ए या छोटा बी लगा होता है, आइडेंटिटी ऑफ ए आइडेंटिटी ऑफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये अपने पास क्वेश्चन है एक, एफ एक्स इक्वल टू अपने पास है मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स माइनस 2 प्लस मोड एक्स माइनस 3 एन आइडेंटिटी फंक्शन, एन आइडेंटिटी फंक्शन 2 to x3 के बीच में लाई कर रहा है। तो अपने को बताना है कि ये क्या अपना क्वेश्चन था ये इज आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं है। तो 2 से 3 के बीच में एक वैल्यू उठा लेता हूँ, x इक्वल टू 2.5 ले लेता हूँ, जिससे मैं मोड हटाने में मेरे आसानी होगी। बस प्लस माइनस पता करना है। अगर मैंने यहाँ 2.5 रखा तो ये 2.5 माइनस 1 प्लस का आएगा, इसका मतलब ये मोड हटेगा तो प्लस का आएगा। 2.5 माइनस 2 मतलब प्लस का आएगा, और 2.5 यहाँ रखा तो ये माइनस का आ रहा है, तो ये जब मोड हटेगा तो माइनस का आएगा। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करें, x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स प्लस 3, यहाँ से एक x कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गए, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, मतलब y इक्वल टू एक्स आ गया। इसका मतलब यस इट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। ये बात अपनी प्रूव हो गई कि अपन इसको आइडेंटिटी फंक्शन बता चुके हैं, इसको आइडेंटिटी फंक्शन मैंने घोषित कर दिया है। आगे आते हैं अब, फोर्थ पे आ जाते हैं, स्पेशल आइडेंटिटी स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन। अभी अपन ने 3 तो पढ़ लिया, अभी फोर्थ में आ जाता हूँ। फोर्थ है अपना, ये ध्यान में रखते हैं आपको, स्पेशल है ये स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू अपने पास है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3, फिर अपने पास है कोस एक्स प्लस पाई बाई 3, और अपने पास यहाँ पे कंडीशन है g5/4 इक्वल टू 1 दे रखा है, देन गोफ x अपना कितना होगा ये अपने को पता करना है। ठीक है, अब ये अपन पता करेंगे। ठीक है, देखते हैं, करें। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ कि ये रियलिटी में क्या है, थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने पास एफ एक्स इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर एक्स, आपके आगे आएंगी वैसे ये चीज़ें, साइन ए प्लस बी से ओपन कर रहा हूँ, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी हो जाएगा, ये स्क्वायर है, यहाँ पे कोस एक्स बाहर है, और ये हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन, प्लस है तो बीच में माइनस आएगा कोस में, साइन एक्स साइन पाई बाई 3, साइन ए साइन बी हो गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स तो है ही, साइन एक्स है, कोस पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2 होता है, ये कोस एक्स है, और साइन पाई बाई 3 का वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर है, कोस एक्स है, यहाँ कोस एक्स है, कोस पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2 और माइनस साइन एक्स इसका वैल्यू √3/2 होता है। अब देखिए मैं इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर 1/4 साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस स्क्वायर और ये 3/4 हो जाएगा, और प्लस 2ab करेंगे तो एक 2 कट जाएगा और √3/2 साइन एक्स कोस एक्स बनेगा। अब इसको मैं अंदर इंटू करता हूँ तो ये कोस स्क्वायर और साथ में 1/2 हो गया, इसको अंदर इंटू किया तो माइनस √3/2 साइन एक्स कोस एक्स हो गया।
यहाँ से आपका ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल होने के उपरांत अपने पास यहाँ पे देखिए ये कितने 1 और 1/4 मिलके अपने 5/4 साइन स्क्वायर एक्स हो गए, और ये 3/4 और 1/2 मिलके भी कितने हो गए 5/4 कोस स्क्वायर एक्स हो गए। अब अगर मैं 5/4 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाएगा, जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका एफ एक्स आ गया। एफ एक्स का वैल्यू आपका कितना आ गया 5/4 आ गया। एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 5/4। अब एफ एक्स 5/4 आ गया, जी 5/4 दे रखा है, तो मैं यहाँ से गोफ का वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो गोफ को क्या लिखूंगा, गोफ एक्स को मैं ऐसे लिखूंगा जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब मेरे पास x का वैल्यू 5/4 है, एफ एक्स का वैल्यू 5/4 है, एफ एक्स का वैल्यू 5/4 है, तो एफ एक्स की जगह 5/4 डाल दिया मैंने, और जी 5/4 का वैल्यू मेरे को गिवन है तो 1। तो फाइनली मेरे पास गोप का वैल्यू कितना आ गया 1। यही मेरे को लाना था। तो ये एक स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन का एग्जाम्पल है। इसके दो फंक्शन मैं आपको लिखा देता हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये 5/4 वैल्यू होता है और एक 3/4 वैल्यू होता है, तो वो दोनों मैं आपको लिखा देता हूँ। दो आपको ध्यान में रखने हैं, वो एक तो ये वाला ही रखना है आपको। ये दो बातें ध्यान में रखनी है स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन में। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस π/3 का ये स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस π/3 जो ये क्वेश्चन था, इसका वैल्यू 5/4 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस π/3 और प्लस फिर यहाँ माइनस, इसमें अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा कोस एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस π/3 लगा देता हूँ तो इसका वैल्यू 3/4 होगा। ये आपको ध्यान में रखनी है दो बातें, ठीक है। फिर आगे आते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, आगे आ जाते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 हो गए शायद, अपन अब 5 में आ जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता क्या है आपको ध्यान में रखना है। एफ एक्स इक्वल टू a⁴x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। a⁴x ए कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना है, ये a कांस्टेंट होता है और x वेरिएबल होता है, तो इसको अपन कांस्टेंट वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है, ये a जो है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये कांस्टेंट होता है, और ये वेरिएबल होता है जो मतलब चेंज हो सकता है, ये फिक्स होता है। और इस कांस्टेंट के बारे में भी बात होती है खास कि ये a जो है वो 0 से बड़ा होता है और a�not = 1 होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, और 1 कभी भी नहीं लेना। 1 लेते ये फंक्शन नहीं होगा, जैसा लोग से ही आया है। लोग में भी तो यही होता था, लोग में जो ये बेस होता था यहाँ पे ये फंक्शन में काम आता है। तो ये एक तो 0 नहीं होना चाहिए, 1 होते ही दो वैल्यू सेम हो जाएगी जो फंक्शन के डेफिनेशन पे खरी नहीं उतरेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के ऊपर एग्जाम्पल अपन लें, एफ एक्स इक्वल टू जैसे 4⁴x है, 0 से बड़ा है और 1 नहीं है, इसका मतलब ये है, और यहाँ -4⁴x लिख दूँ तो ये 0 से छोटा है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गई होगी। 1/2⁴x ये आपका एक्सपोनेंशियल है क्योंकि ये 0 से बड़ा है, 1 नहीं है। 1⁴x ये नहीं है, ये आपका है, ठीक है। तो इतनी बातों पर आपको गौर करके रखना है। अब आगे आता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, sin x⁴x, जो ये एक्सपोनेंशियल होगा या नहीं होगा, होगा अगर sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो ये एक्सपोनेंशियल है, लेकिन अगर मैं क्वाड्रेंट की बात नहीं करूं तो sin x का वैल्यू -1 से 1 होता है। इसका मतलब जिस दिन ये नेगेटिव होगा उस दिन ये नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये चीज एक्सपोनेंशियल है तो ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि sin x > 0 होना चाहिए, तभी ये जो होगा एक्सपोनेंशियल होगा। ये sin x फर्स्ट और फर्स्ट
क्वाड्रेंट के अंदर होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तब तक ये एक्सपोनेंशियल है, फिर ये एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा क्योंकि फिर ये डेफिनेशन के ऊपर खरा नहीं उतरेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो और बातें करता हूं इसके ऊपर, बहुत ही रोचक बातें होने वाली है। जैसे एक ये है x की पावर x है, यहाँ पे x 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर x 0 से बड़ा है तो ये एक्सपोनेंशियल है। सो x जो होगा ये तभी डिफाइन होगा जब x 0 से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना, ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब x 0 से बड़ा होगा, और इसका मतलब 0 से बड़ा है, इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी है, ये 0 भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, अगर 0 हो गया तो इस डेफिनेशन पे खरा नहीं उतरेगा क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए नीचे वाला। ठीक है, तो इस फंक्शन की कभी आपके पास बात आए तो इसके ऊपर ऐसे अपने को बात करनी है। ठीक है, अब जैसे और बातें करता हूं मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें इनके ग्राफ से रिलेटेड, ग्राफ एक्सपोनेंशियल के इसके ऊपर बात कर रहा हूं, ये 2 पावर x के ग्राफ के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो बिरादरियां हो जाएगी, 0 से बड़ा तो है लेकिन a = 1 बीच में अपने एक प्रॉब्लम करेगा, तो यहाँ एक प्रजाति तो वो हो जाएगी जो 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 पे आके रुक जाएगी, और एक प्रजाति वो हो जाएगी जो 1 से ग्रेटर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे दो टाइप के खेल चलेंगे। ठीक है, अब 1 से ग्रेटर के लिए किस किस का ग्राफ बनेगा, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, e की पावर x और बहुत सारे। e का वैल्यू 2.71 होता है, नेपियर कोफिशिएंट होता है। इन सब का ग्राफ होता है उल्टा e और मुंडी कट। जैसे इस e को मैं उल्टा करूं तो ये ऐसा होएगा, और इसकी ये मुंडी मैं काट दूं तो ऐसा जो ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ जो बनेगा वो इसका, इन सब का ऐसा ग्राफ होता है। ये यहाँ टच नहीं होता है, ये किसका ग्राफ होता है, इसका, जिसमें a 1 से ग्रेटर होता है वो ग्राफ होता है। इसके लिए रूल है, ये जो है ये ग्राफ जो बनेंगे वो जस्ट इसके उल्टे बनेंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, 0 से 1 के बीच में 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है, 1/e होता है, इस टाइप के। अब इसको 1/2 को मतलब मैं 2 इनवर्स लिख दूंगा और बाहर x है तो ये इसका ग्राफ भी बन सकता है, ये इंटू होके 2 की पावर -x का, 3 की पावर -x का, 4 की पावर -x का और e की पावर -x के ग्राफ है, ऐसे बनेंगे। ये x एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब इसका डोमेन तो ये इधर भी फैला हुआ है और इधर भी है, x एक्सिस पे पूरे पे फैला हुआ है, तो इनका डोमेन जो है वो तो क्या हो रहा है r, और इन दोनों की जो रेंज है ये x एक्सिस से ऊपर ही है, 0 पे टच नहीं हो रही है, तो x एक्सिस से ऊपर ही है, इसका मतलब इनकी रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है, मतलब ये ऊपर ही होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो ये बातें अपने e2 पावर से रिलेटेड हो गई है। ठीक है, इनके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। ये ग्राफ है, मुंडी कट वाले ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं। अब कुछ बातें और करता हूं मैं, जैसे बड़ा है तो उल्टा ही मुंडी कट बनेगा, अगर 1 से बड़ा है तो, 1 से छोटा है तो इसका जस्ट उल्टा बनेगा। ये मैंने उल्टा नहीं बनाया है, ये इसका जस्ट उल्टा बन जाएगा, ऐसे है ना, ये ऐसे है तो ये इसका उल्टा बन जाएगा। ठीक है, दोनों जैसे है ना, ये दोनों ऐसे चांद बनते हैं ना अपने हाथ पे, ऐसे चांद वाली फील आती है इसके अंदर, है ना, ये देखो ऐसे चांद यहाँ बनते हैं ना, ये लकीरों से। अब 1 से ग्रेटर होता है तो इसका ग्राफ कैसे बनता है ये अपन ने देख लिया। अब आप पूछोगे सर 12 की पावर x, 13 की पावर x, 14 की पावर x, इनमें भी कोई फ़र्क होता है क्या, तो मैं बोलूँगा एब्सोल्युटली फ़र्क होता है। वो फ़र्क अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अपने पास एक बात पे चर्चा कर रहे हैं, 2 का पावर x और 5 का पावर x ग्राफ बना रहा हूँ इन दोनों के एक साथ। तो देखिए ये दोनों 1 से बड़े हैं तो उल्टा ई मुंडी कट बनेगा, ये उल्टा ई मुंडी कट ग्राफ बन गया है। ठीक है, उल्टा ई मुंडी कट ग्राफ बना है। ये मैंने मान लिया, इतना भेद नहीं होता इसमें, ये मैंने मान लिया 5 की पावर x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ बना लिया, 5 की पावर x का ग्राफ मैंने बना दिया है। ठीक है, अब जो मैं इसको 2 की पावर x मान लेता हूँ, 5 की पावर x का ग्राफ बनाऊंगा तो 5 है तो ये ग्राफ ऊंचा बनेगा,
ऊंचा बनने का मतलब 5 की पावर x का ग्राफ ये बनेगा, और ये ऐसे बनेगा तो ये थोड़ा नीचे भी जाएगा, ऐसे जाएगा ये। तो जो अगर यहाँ पे 12 है, 15 का बनाना है तो ग्राफ ऊपर बन जाएगा, थोड़ा सा जरा सा ऊपर बनेगा। अब मैं यहाँ पे चर्चा करूँ कि ये अगर x इक्वल टू 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है तब कौन बड़ा है, 5 की पावर x ग्रेटर है 2 की पावर x से। और देखो ये जो 5 की पावर x यहाँ है और ये 2 की पावर x है, जब x 0 से छोटा है तब कौन बड़ा है, 2 की पावर x ऊंचा है 5 की पावर x से। ठीक है, तो इस बात के ऊपर भी फोकस करना है। अब पूछोगे सर ये काम क्या आती है, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं आपको, यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ अंडर रूट 2 का पावर x माइनस 5 का पावर x। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। अब देखिए रूट, अगर कहीं भी रूट है तो रूट के अंदर जो भी बैठा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, हो गया 0। अब मैं इस 5 की पावर x को उधर भेज देता हूँ तो 5 की पावर x इधर चला गया। अब 2 का पावर x 5 की पावर x से कब ग्रेटर होता है, तो आप बोलोगे सर इधर वाले पार्ट में। तो उस कंडीशन में x जो आएगा वो क्या आएगा, इसमें 2 की पावर x जो बड़ा है 5 की पावर x से, तो इधर वाले पार्ट में बड़ा है, तो इधर वाला पार्ट जो है वो लेस देन वाला है, नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला है तो इसमें इक्वल भी लगा हुआ है, नेगेटिव वाला है तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएगा, इक्वल लगा है, इसका मतलब मैं 0 को इक्वल भी लेऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इस बात को आपको देखना है। तो ये इसका डोमेन आ गया, x के वैल्यू के बारे में चर्चा होती है वो क्या हो जाता है, फंक्शन का डोमेन होता है। अभी ये इस लेक्चर के अंदर इतना ही, फिर अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं डोमेन और रेंज की डेफिनेशन और बहुत सारे क्वेश्चन जिनमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।